कल हम निषेचन के पदों के बारे में बात कर रहे थे और कल हमने डिस्कस कर लिया था कि जो निषेचन के पद है उसमें से सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, कि शुक्राणु है वो किस प्रकार से गति करता हुआ अंडाणु तक पहुंचता है। और आज हम बात करेंगे कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचने के बाद उस शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश है वो किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो देखो क्या है कि जो अंडाणु है, इस अंडाणु की सतह द्वारा या हम कहें अंडाणु की झिल्ली द्वारा, अंडाणु की झिल्ली द्वारा फर्टिलाइजिंग नामक रासायनिक पदार्थ क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है। ठीक है, जो अंडाणु है, इस अंडाणु की जो झिल्ली है, इस झिल्ली के द्वारा क्या स्रावित किया जा रहा है, फर्टिलाइजिंग नामक रासायनिक पदार्थ। अब जो फर्टिलाइजिंग नामक रासायनिक पदार्थ जो स्रावित किया जा रहा है अंडाणु की झिल्ली द्वारा, इस फर्टिलाइजिंग पर क्या होता है, शुक्राणु स्नेही स्थल होते हैं, शुक्राणु स्नेही स्थल होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही अंडाणु की झिल्ली द्वारा फर्टिलाइजिंग नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है जिसके ऊपर शुक्राणु स्नेही स्थल होते हैं, तो क्या करेंगे, जो शुक्राणु होते हैं वह इस शुक्राणु स्नेही स्थल से आकर जुड़ जाते हैं। किसकी सहायता से, जिस प्रकार अंडाणु की झिल्ली द्वारा फर्टिलाइजिंग नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है, उसी प्रकार जो अंडाणु है, अंडाणु के जो शीर्ष भाग की झिल्ली है उस पर भी एक एंटी फर्टिलाइजिंग पाया जाता है। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग की जो क्रिया है, ये क्रिया जाति विशिष्ट होती है, जाति विशिष्ट होती है। मतलब एक जाति के अंडाणु के द्वारा जो फर्टिलाइजिंग स्रावित किया जाता है वह उसी जाति के शुक्राणु के द्वारा स्रावित एंटी फर्टिलाइजिंग के साथ ही क्रिया करता है। तो अंडाणु ने जो फर्टिलाइजिंग नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित किया है, शुक्राणु स्नेही जो स्थल होते हैं, इस शुक्राणु स्नेही स्थल पर जो शुक्राणु है वो अपने एंटी फर्टिलाइजिंग की सहायता से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, संयुक्त हो जाता है। फिर हमने कहा था कि शुक्राणु का जो हेड वाला पोर्शन है, इस हेड वाले पोर्शन के अंदर शीर्ष भाग में आगे की तरफ होता है एक्रोसोम और उसके पीछे पाया जाता है केंद्रक। तो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग में केंद्रक के आगे पाया जाता है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या करता है, इस एक्रोसोम के अंदर कुछ अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज क्या करता है कि जो अंडाणु है, इस अंडाणु की 3 झिल्लियां होती है। सबसे आंतरिक झिल्ली कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली। अंडाणु की सबसे आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है, प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर वाली जो झिल्ली है उसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाहर वाला जो आवरण है वो कहलाता है कोरोना रेडिएटा। इस प्रकार से अंडाणु में 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है जो कि अंदर से बाहर की तरफ क्रमशः प्लाज्मा झिल्ली, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा कहलाती है। जब शुक्राणु जो है अपने शीर्ष की सहायता से अंडाणु से संलग्न होता है, यानी अपने एंटी फर्टिलाइजिंग की सहायता से अंडाणु के फर्टिलाइजिंग से संयुक्त होता है, तो यह इन तीनों झिल्लियों को गलाता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहले जो बाहर वाली झिल्ली है कोरोना रेडिएटा, इसका भेदन किया जाता है। कोरोना रेडिएटा को भेदने के पश्चात शुक्राणु आगे की तरफ बढ़ता है।
फिर जोना पेल्लुसिडा का भेदन हो जाता है और लास्ट में प्लाज्मा झिल्ली का भेदन है वो कर दिया जाता है। और ये भेदन किसके द्वारा होगा कि शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है, हेड वाला पोर्शन है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। इस एक्रोसोम के अंदर एक पाचक एंजाइम है जिसे कहा जाता है हाइलुरोनिडेज। इस हाइलुरोनिडेज के द्वारा अंडाणु की इन तीनों झिल्लियों को गला दिया जाता है और शुक्राणु का अंडाणु में क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। अब बात करेंगे निषेचन के तीसरे स्टेप की। अब हम बात करते हैं निषेचन का जो तीसरा पद है, वल्कुट अभिक्रिया। अब क्या है कि जैसे ही जो शुक्राणु है वो अंडाणु में प्रवेश करता है, ठीक है, तो शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने के पश्चात जो अन्य शुक्राणु हैं जो कि अंडाणु में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन इन अन्य शुक्राणु को प्रवेश को रोकना होता है क्योंकि निषेचन है वो सिर्फ एक ही शुक्राणु के द्वारा किया जाता है। तो अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए जो अंडाणु है, इस अंडाणु के अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इस कोशिका द्रव्य का जो वल्कुट भाग है, परिधि की तरफ वाला जो वल्कुट भाग है, इस वल्कुट भाग के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य का जो वल्कुट भाग है, इस वल्कुट भाग के अंदर अनेक भौतिक व रासायनिक क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, वल्कुट अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वल्कुट अभिक्रिया। कब होगी, जब अंडाणु के अंदर एक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए अंडाणु का जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य के वल्कुट भाग में अनेक भौतिक व रासायनिक क्रियाएं होती है और इन क्रियाओं को ही हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वल्कुट अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो अंडाणु है, इस अंडाणु के संपर्क में जब शुक्राणु आ जाता है, उसकी झिल्लियों को भेद के इसमें जब प्रवेश करने लग जाता है, तो जब शुक्राणु प्रवेश करता है तो क्या होता है कि अंडाणु है जो उसकी सतह पर एक शंकु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शंकु का, जिसे कहते हैं निषेचन शंकु। निषेचन शंकु का निर्माण होता है। जो यह निषेचन शंकु क्या करता है, प्रवेश करने वाले शुक्राणु को धीरे धीरे अपने अंदर क्या कर लेता है, प्रवेश करवा लेता है और इसके पश्चात जो निषेचन शंकु है ये क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो वल्कुट अभिक्रिया के दौरान क्या होगा कि जैसे जैसे शुक्राणु प्रवेश करता है तो वहाँ पर एक निषेचन शंकु का निर्माण होता है। यह निषेचन शंकु जो है वो शुक्राणु को अंडाणु के अंदर प्रवेश करवा देता है और प्रवेश करने के पश्चात निषेचन शंकु है वो वहाँ से समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अब जो शुक्राणु का जो अंडाणु में प्रवेश हुआ था उसमें शुक्राणु का सिर्फ शीर्ष भाग और शुक्राणु का जो मध्य भाग है वह प्रवेश करता है। पुच्छ भाग शुक्राणु का जो है वो अंडाणु में प्रवेश नहीं करता है। तो शुक्राणु का शीर्ष व मध्य भाग निषेचन शंकु के माध्यम से अंडाणु में आ जाता है। उसके पश्चात निषेचन शंकु जो है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। साथ में वल्कुट अभिक्रिया में क्या देखने को मिलेगा, निषेचन शंकु के समाप्त होने के बाद में क्या है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है यह प्लाज्मा झिल्ली बदल जाती है निषेचन झिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो निषेचन झिल्ली में बदल जाएगी। ठीक है, और साथ साथ में क्या है कि जो कोशिका द्रव्य है, अंडाणु का जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण की दर है, प्रोटीन संश्लेषण की जो दर है यह दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। प्लाज्मा झिल्ली है वो निषेचन झिल्ली में रूपांतरित हो जाती है। साथ में क्या होगा कि निषेचन शंकु का निर्माण होता है जो कि शुक्राणु का शीर्ष व मध्य भाग अंडाणु के अंदर प्रवेश करवा जाता है और उसके पश्चात वह लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो अंडाणु है, इस अंडाणु के अंदर जो समसूत्री विभाजन है, जो समसूत्री विभाजन है ये क्या हो जाते हैं, प्रारंभ, समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। तो क्या क्या हुआ है, निषेचन शंकु बना जो बाद में लुप्त हो जाएगा। कब, जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। प्लाज्मा झिल्ली निषेचन झिल्ली में रूपांतरित हो जाती है। कोशिका द्रव्य का जो वल्कुट, कोशिका द्रव्य के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण है इसकी दर बढ़ जाती है और
अंडाणु के अंदर समसूत्री विभाजन है वो प्रारंभ हो जाता है और साथ में जो प्लाज्मा झिल्ली है इसकी जो पारगम्यता है, इसकी जो पारगम्यता है यह भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता में वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये सभी वलकुट अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं निषेचन का। चौथा पद है जो है कहलाता है प्राक केंद्रकों का संलयन, यानी नर व मादा युग्मक के जो प्राक केंद्रक है इनका क्या हो जाएगा, संलयन, प्राक केंद्रकों का संलयन। तो निषेचन की प्रक्रिया का नेक्स्ट स्टेप है प्राक केंद्रकों का संलयन। तो क्या होता है कि जब जो शुक्राणु है, यह शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है तो शुक्राणु का जो अंडाणु में प्रवेश है, शुक्राणु है वो क्या कर रहा है, अंडाणु में प्रवेश। तो शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है तो शुक्राणु का यह प्रवेश क्या करता है, अंडाणु के लिए एक उद्दीपन की तरह कार्य करता है, उद्दीपन की तरह कार्य करता है। मतलब जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा तो यह अंडाणु के लिए एक उद्दीपन की तरह कार्य करता है। इस उद्दीपन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो अंडाणु है, इस अंडाणु के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन वो भी सेकंड, ये क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। हमने पढ़ा था पहले अंडजनन की प्रक्रिया में कि जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है उस समय अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो कंप्लीट होता है। जैसे ही शुक्राणु है वो अंडाणु में प्रवेश करता है तो वह उसके लिए एक उद्दीपन की तरह कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप अंडाणु के अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो प्रारंभ हो जाता है। अब जो शुक्राणु का जो अंडाणु में प्रवेश हुआ है उसमें हमने कहा कि शुक्राणु का जो हेड वाला पोर्शन है और जो मिडिल पोर्शन है यही सिर्फ किस में प्रवेश करते हैं, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के पश्चात शुक्राणु का शीर्ष और जो मिडिल पोर्शन जो है यह 180 डिग्री पर घूम जाते हैं, 180 डिग्री पर क्या है, घूम जाते हैं, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु का जो मिडिल पोर्शन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है और जो समीप तारक केंद्र है ये शीर्ष भाग से आगे की तरफ आ जाते हैं। मतलब जो पीछे वाला पोर्शन है मिडिल पोर्शन और ये शीर्ष भाग है ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे घूम जाते हैं। घूमने के पश्चात क्या होगा, मिडिल पोर्शन के माइटोकॉन्ड्रिया और जो समीप तारक केंद्र है ये शीर्ष भाग से आगे की तरफ आ जाते हैं। आने के पश्चात क्या होगा कि जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु का जो समीपस्थ तारक केंद्र है, समीपस्थ तारक केंद्र है, समीपस्थ तारक केंद्र जो है यह दो भागों में विभाजित होकर, दो भागों में विभाजित होकर क्या करेगा, अंडाणु के सक्रिय कोशाद्रव्य में, सक्रिय कोशाद्रव्य में किसका निर्माण करेगा, गुणसूत्रीय तर्कु का, गुणसूत्रीय तर्कु का निर्माण कर देता है। क्या हुआ कि जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर रहा है उसका हेड और मिडिल पोर्शन प्रवेश करता है तो हेड और मिडिल पोर्शन जो है वो 180 डिग्री पर घूम जाते हैं। घूमने के कारण क्या होगा, जो मिडिल पोर्शन था माइटोकॉन्ड्रिया वाला वो शीर्ष भाग से आगे आ जाता है। आगे आने के पश्चात समीप तारक केंद्र जो है ये दो भागों में विभाजित होकर के अंडाणु के सक्रिय कोशाद्रव्य में गुणसूत्रीय तर्कु का निर्माण करता है। और इस समय क्या है कि जो शुक्राणु का जो केंद्र है यह फूल जाता है और फूल करके अंतरावस्था में प्रवेश करता है, अंतरावस्था में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार फूले हुए केंद्र को जो अंतरावस्था में प्रवेश कर चुका है उसे कहा जाता है नर प्राक केंद्रक, नर प्राक केंद्रक। अब जो नर प्राक केंद्रक है यह निषेचन स्थल की ओर गमन करता है, जो निषेचन स्थल है उसकी तरफ गमन करता है, जिस पथ को कहा जाता है भेदन पथ,
क्या कहेंगे, भेदन पथ। तो शुक्राणु का जो केंद्र है जो कि फूल जाता है, फूल करके अंतरावस्था में प्रवेश करता है जिसे नर पराग केंद्र कहते हैं। और जो नर पराग केंद्र है शुक्राणु का, नर पराग केंद्र, यह निषेचन स्थल की ओर गमन करता है जिसे भेदन पथ कहा जाता है। अब क्या है कि आगे देखो कि शुक्राणु का जो नर पराग केंद्रक है वह भेदन पथ की तरफ गमन करता है। इस समय क्या है, अंडाणु के अंदर, अंडाणु में भी क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके कंप्लीट होने के साथ ही अंडाणु का जो केंद्रक है यह सतह पर आकर, सतह की ओर आकर कैरियोमियर्स का निर्माण करता है, कैरियोमियर्स का निर्माण करता है। क्या हुआ कि जब शुक्राणु के अंदर जो नर पराग केंद्रक है, यह नर पराग केंद्रक जब संगलन स्तर की तरफ गमन करता है, जिसे हमने कहा था अभी भेदन पथ कहते हैं, उसके बाद क्या है कि जो अंडाणु है, इस अंडाणु के अंदर भी क्या होते हैं, केंद्रक में कुछ परिवर्तन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि जो केंद्रक है वो सतह की ओर आकर के किसका निर्माण कर देता है, कैरियोमियर्स का निर्माण कर देता है। और ये कैरियोमियर्स जो है आपस में क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। और संयुक्त होने के पश्चात ये किसका निर्माण करते हैं, मादा पराग केंद्रक का, मादा पराग केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। और नर पराग केंद्रक और मादा पराग केंद्रक दोनों ही क्या करते हैं, जो संगलन स्थल है उस संगलन स्थल की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। और दोनों आपस में संयुक्त होकर के निषेचन द्वारा किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से पराग केंद्रकों का क्या हो जाता है, संलयन देखने को मिलता है। ठीक है, तो निषेचन के 4 पद पढ़े थे हमने। पहला पद था कि शुक्राणु है वो अंडाणु तक पहुंचेगा, पहुंचने के पश्चात शुक्राणु वो अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश करने के पश्चात अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए क्या देखने को मिलेगी, वलकुट अभिक्रिया। और वलकुट अभिक्रिया होने के पश्चात नर व मादा दोनों के जो पराग केंद्रक है उनका संलयन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या बन जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं निषेचन के महत्व की। तो देखो क्या है कि जो निषेचन की प्रक्रिया है, निषेचन की प्रक्रिया में नर व मादा 2 जनक भाग लेते हैं, नर व मादा 2 जनक भाग लेते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्नताएं हैं ये उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो निषेचन की जो प्रक्रिया है यह उद विकास में सहायक होती है, उद विकास में सहायक होती है। क्या है कि निषेचन की प्रक्रिया जो है यह नर व मादा के द्वारा संपन्न की जाती है, इसलिए इसमें 2 जनक भाग ले रहे हैं तो इनमें विभिन्नताएं भी उत्पन्न होगी इनके द्वारा। इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया उद विकास में सहायक होती है। इसी प्रकार से जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु के अंदर X व Y गुणसूत्र होते हैं, X व Y गुणसूत्र होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या है कि यह है लिंग निर्धारण में भूमिका निभाते हैं, लिंग निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। अंडाणु के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का गुणसूत्र होता है XX, लेकिन जो शुक्राणु है उसके अंदर X व Y गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से ये लिंग निर्धारण के अंदर भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट बात करें कि जो निषेचन है, इस निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है
जो युग्मनज बनता है यह युग्मनज द्विगुणित होता है। युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है, यानी जो शुक्राणु जो अगुणित था और जो अंडाणु जो अगुणित था आपस में मिल जाते हैं और मिलने के पश्चात जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम युग्मनज कहते हैं। और इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो द्विगुणित होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जो गुणसूत्र है इनकी संख्या को वापस द्विगुणित है वो बना दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो जो निषेचन की जो प्रक्रिया है, इस निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जो अंडाणु हैं इस अंडाणु में लगातार क्या देखने को मिलते हैं? समसूत्री विभाजन देखने को मिलते हैं। कब? जब अंडाणु किससे मिल जाता है? शुक्राणु से। और किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो निषेचन के द्वारा जो युग्मनज है इस युग्मनज में लगातार क्या देखने को मिलते हैं? समसूत्री विभाजन देखने को मिलते हैं। और इन समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो युग्मनज है वो किस में विकसित हो जाता है? भ्रूण में। और भ्रूण से एक पूर्णतया विकसित शिशु का जन्म होता है। तो इस प्रकार से निषेचन का महत्व है कि एक तो निषेचन की प्रक्रिया में नर व मादा जंतु भाग लेते हैं, दो जनक भाग ले रहे हैं तो विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। एक तो निषेचन उद विकास में सहायक हो गया। दूसरा, शुक्राणु में एक्स व वाई गुणसूत्र होते हैं जो कि लिंग निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हो गया कि जो निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो अगुणित शुक्राणु जो और अगुणित अंडाणु मिलते हैं जिसके फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है वो वापस किस कंडीशन वाला होता है? द्विगुणित कंडीशन वाला होता है। और नेक्स्ट है कि जो निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जो युग्मनज बन रहा है इस युग्मनज में जो निषेचन है ये लगातार समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है जिसके फलस्वरूप युग्मनज है वो भ्रूण में विकसित होता है और पूर्ण परिपक्व शिशु का विकास होता है। तो इस प्रकार से निषेचन का ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है।